हेलो, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किया हुआ है, टेंस की सीरीज हम लोगों ने शुरू की हुई है। उसके पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 टाइप कंप्लीट किए, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब हम लोगों ने कंप्लीट किया। वर्ब के एडवांस एस्पेक्ट्स बचे हुए हैं, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वर्ब के रिगार्डिंग वो सारे के सारे हमारे पास वीडियोस के अंदर अवेलेबल हैं। सो अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है या अगर आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपसे मैं यही गुजारिश करूं कि आप सबसे पहले उन वीडियोस को जरूर देखें और उसके बाद में टेंस के इस कंसेप्ट को शुरू करें। टेंस के अंदर हम लोगों ने अब तक अपने प्रेजेंट टेंस के चारों एस्पेक्ट जो होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों एस्पेक्ट को देख लिया है। एंड पास्ट सिंपल भी हम लोगों ने देखा, पास्ट कंटिन्यूअस भी हम लोगों ने देखा। इट मीन्स कि हम लोग अब तक आधा रास्ता जो है वो तय कर चुके हैं, आधा सफर हम लोग तय कर चुके हैं। और आज उसी सीक्वेंस के अंदर थोड़ा सा आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट के ऊपर, टेंस का एक नया टाइप, टेंस का एक नया टॉपिक जिसको आप बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम उसको देखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, देखिएगा ध्यान से। तो जैसा कि आज हम लोग जो अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और जैसा कि बार बार मैं हर एक वीडियो के अंदर ये रिपीट करता हूँ इस बात को कि मेरी कोशिश यही रहती है आपको कि इस वीडियो के अंदर इतना आपको सब कुछ बता दिया जाए, बेसिक हो चाहे वो एडवांस हो, जिससे आपको किसी भी लेवल के ऊपर रिलेटेड टॉपिक के अंदर से कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो हमारी कोशिश आज भी यही रहेगी कि हम लोग क्या करेंगे, मिलकर, आप और हम मिलकर क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को कुछ इस प्रकार से देखेंगे जिसमें हमारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, सो दैट साथ ही साथ में हमारे जो एडवांस जो लेवल होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल आते हैं हमारे पास में अलग अलग लेवल के, वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कोशिश करते हैं देखने की टॉपिक को, क्या इसके अंदर सारी कहानी होती है, कैसे इसके सीक्वेंसेस बनते हैं, किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस काम करता है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, हम लोग सारे मिलकर जो है कोशिश करेंगे देखने की। तो आइए शुरू करते हैं अपना जो टेंस होता है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिएगा, पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है अब तक हम लोग जो देख चुके हैं वो 6 टेंसेस देख चुके हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 2, और अब ये जो पास्ट का है तीसरा वर्जन है, जिसको हम बोल सकते हैं सीक्वेंस वाइज कि ये 7 नंबर का जो है वो टेंस हमारे पास में आता है। और ये बात शायद अब तक बहुत पुरानी हो चुकी है समझने के लिए कि सर कोई भी जो टेंस होता है वो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब और जो हमारे पास किसी भी टेंस की जो क्या होती है, वर्ब होती है, उसका रिलेशन होता है। मतलब क्या कहा मैंने कि टेंस इज द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। याद रखिएगा, मैं 7वें नंबर का टेंस आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने 7 दफ़ा मतलब कि 7 बार मैंने जब वीडियो बनाए हैं हर एक टेंस के रिगार्डिंग मैंने इस बात को रिपीट करवाया है, सो दैट कहीं ना कहीं से आपके माइंड सेट में चीज़ें क्लियर हो जाए, सेट हो जाए। क्या कि टेंस क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, कि हेल्पिंग वर्ब का जो मेन वर्ब के साथ संबंध स्थापित होता है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं सरल शब्दों में द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। ये टाइम है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब को जो हम समझते हैं वो टाइम के कंसेप्ट से समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, हमारे को टाइम बताता है। और ये जो मेन वर्ब होती है वो क्या डिनोट करती है, वो आपका एक्शन डिनोट करती है। तो याद रखिएगा, आप इसको अलग अलग तरीकों से याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना इस चीज़ को है कि टेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताता है, रिलेटेड टेंस के बारे में, क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब और क्या उसकी मेन वर्ब है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये डेफिनेशन जो है बड़ी काम की है। अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं इसको, और कुछ बच्चों के जो है स्पेशली जो एकेडमिक बच्चे होते हैं उनका तो बेसिक इतना थोड़ा सा कमजोर होता है कि वो क्या बोलते हैं, टेंस का जैसे ही नाम आता है वो बोलते हैं सर टेंस मतलब काल होता है, टेंस मतलब समय होता है, टेंस मतलब आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर वो लोग भ्रमित होते हैं इस चीज़ से कि उनको टेंस का एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम होता। तो याद रखिएगा, सबसे द बेस्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि टेंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, कि टेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमें समय के हर एक टुकड़े के रिगार्डिंग कौन सी उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी उसमें मेन वर्ब आएगी वो हमारे को बताता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसके हम लोग हमेशा की तरह 3 पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पैटर्न बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव पैटर्न। ओके, पॉजिटिव पैटर्न बनेगा। सेकंड हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव पैटर्न। किसी भी टेंस के हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं, स्पेशली 4 पैटर्न बनते हैं। पॉजिटिव बनता है, इंटरोगेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है। ओके, तो देखिएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, और तीसरा जो हमारे पास पैटर्न है किसी भी टेंस का वो क्या होता है, इंटरोगेटिव पैटर्न होता है। कौन सा होता है, इंटरोगेटिव पैटर्न होता है। ठीक है, तो हम इन हर एक पैटर्न को चेक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टेंस का फॉर्मेशन कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट नंबर 1 है हमारे पास में।
और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी पहले ही कि सेंटेंस का जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है हमारे पास में, किसी भी सेंटेंस को लिखने का जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न हमारे पास में होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या मिलता है हमारे को? सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे को सब्जेक्ट मिलता है और सबसे एंडिंग पॉइंट पर हमें क्या नजर आता है? ऑब्जेक्ट नजर आता है। क्या नजर आता है? ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको सबसे पहले लिखवा दी है, सो दैट हमारा ध्यान जो है सारा का सारा जो हमारा कंसंट्रेशन पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ऊपर रहे। अब यहाँ पर जो गैप लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या फिलअप करना है? सीधी सी बात है सर, हमें यहाँ पर एक तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वो कौन सी आएगी? अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब निकल के आती है वो निकल के आती है हेड। कौन सी निकल के आती है? हेड। और हेड के बाद जो मेन वर्ब निकल के आती है वो मेन वर्ब हम काम में लेंगे कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म काम में लेंगे? थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना कि सर सब्जेक्ट होता है पॉजिटिव पैटर्न में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये होगा इसका पॉजिटिव पैटर्न। क्लियर है? अब मैं नेगेटिव पैटर्न की बात करूं तो शायद अब तक आपको नेगेटिव पैटर्न बनाना आ चुका होगा, क्योंकि आप मेरे को ऐसा लगता है या मैं ऐसा मानता हूं, बिलीव करता हूं कि आप क्योंकि 7 नंबर का टेंस इस वीडियो में पढ़ रहे हैं तो आपने पहले के जो 6 वीडियोस हैं वो अच्छे से आपने देख लिए होंगे। तो अब तक आपको नोट्स के रिगार्डिंग जो आपका नेगेटिव वर्जन है वो बनाना आ चुका होगा। तो याद रखिएगा नोट की हर एक क्वालिटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नोट क्या करता है, नंबर 3rd पोजीशन पे आता है। नोट नंबर 3rd पोजीशन पे आता है, अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा और अगर तो कोई 2 हेल्पिंग वर्ब होगी तो उनके अंदर बीच में जुड़ के बैठेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो याद रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पैटर्न। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास में पैटर्न्स बनते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव पैटर्न। ये इंटरोगेटिव पैटर्न कैसे बनता है? तो याद रखना इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चनेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या WH वर्ड फैमिली से स्टार्ट होता है ना। तो क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल देख रहे हैं इंटरोगेटिव पैटर्न को, है ना, तो याद रखना मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो रिलेटेड टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आती है उसको सबसे पहले पिक करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को पुटअप करते हैं हमारे फॉर्मेशन में। उसके बाद में नोट का यूज डिपेंड करता है कि अगर हमारे को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तब तो हम नोट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नोट को स्किप कर देंगे। आफ्टर दैट जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑलरेडी बना हुआ है, चाहे तो आप पॉजिटिव का ले सकते हैं, चाहे तो आप किसका ले सकते हैं? नेगेटिव का फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको हम एज इट इज पुटअप कर देंगे। किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। और लास्ट में क्या लगाना नहीं भूलेंगे? तो याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, बिकॉज ये दोनों जो पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं ये तो है अजरेटिव सेंटेंसेस के, है ना, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो पैटर्न होते हैं वो अजरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। और ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ये है इंटरोगेटिव पैटर्न, जो कि हमारा क्वेश्चनेटिव सेंटेंस होता है और लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये हमारा कंसेप्ट नंबर 1 है कि सर किसी भी टेंस का सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होता है। ओके, क्या फॉर्मेशन हो सकता है उसका, हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा सर पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे पास में है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अब याद करवाने का तरीका देखो, याद रखने का तरीका है सिर्फ, बाकी इसको आपको ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होना इस चीज के ऊपर कि सर ये ऐसे ही होता है क्या। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, मुझे एक बात बताओ, पास्ट के सीक्वेंस में कौन से नंबर का टेंस आता है? तो आप कहोगे सर पास्ट सिंपल सबसे पहले आया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कौन से नंबर का टेंस हुआ? 3rd नंबर का टेंस हुआ। तो यहां पर याद रखने का तरीका है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदरवाइज आप नॉर्मल भी चल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको नॉर्मल याद हो रही है चीजें कि सर सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन इट इज वेरी गुड। ओके, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं होती है तो याद रखने के तरीके से मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट का 3rd नंबर का टेंस होता है, इसलिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होगी। एक बात मैं यहां पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि याद रखना पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लीज आपको इंसिस्ट करने की कोशिश करूँ थोड़ी सी कि आप जरूर उसको देख के आइए, सो दैट उसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे और कुछ नई नई चीजें आपको जानने को मिलेगी। वहां मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्पेशली जोर देकर ये बात बोली थी कि पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है हमारे पास में वो एक कंडीशनल टेंस होता है। कौन सा होता है? कंडीशनल टेंस होता है। तो याद रखना मैं पास्ट परफेक्ट के लिए भी यही बात दोहराता हुआ चलूंगा कि सर पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है वो भी कौन सा टेंस होता है हमारे पास में? तो याद रखना ये भी कौन सा टेंस होता है? कंडीशनल टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? कंडीशनल टेंस होता है। इस बात को अच्छे से समझना है। अभी ये कैसे होता है, क्यों हमने लिखा इसको ऐसे, उसको समझेंगे हम थोड़ी देर बाद में जब हम इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप कुछ बातें याद रख लीजिए एक बार एज ए हेडलाइन कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब चेक करेंगे इस प्रकार से पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। एंड आफ्टर दैट ये याद रखेंगे कि सर पास्ट के अंदर जो 2 टेंस हमारे पास में होते हैं, स्पेशली पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, वो दोनों ही टेंस कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा दोनों टेंस कैसे होते हैं? कंडीशनल टेंस होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक की बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम धीरे धीरे अपना लेवल को हाई करते हुए चलेंगे। अभी ये सबसे बेसिक लेवल है। ओके,
तो ये सबसे बेसिक लेवल है, हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल क्या करेंगे, हाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ सो दैट हम आगे की कार्रवाई को शुरू कर सकें या फिर आगे की कहानी को समझ सकें। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से चीज़ों को, और वो जो ऊपर लिखी हुई चीज़ें हैं मैं उनको एक बार वैसा का वैसा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो कंसेप्ट समझाने हैं आपको अच्छे तरीके से, और आपको भी समझ में आते रहने चाहिए कि सर हाँ ये कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं या कंडीशनल टेंसेज में काम में आते हैं, तो किस प्रकार से काम में आते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 2 की। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 2 की। क्या कहा मैंने, ये कहा कि इस टेंस के अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन सी आती है, तो आप कहोगे सर हेड हेल्पिंग वर्ब आती है। और क्योंकि हमारे पास इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ कितनी है, एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि अगर आपको याद हो कुछ टेंसेज हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2-2 हेल्पिंग वर्ब होती है, लाइक इज एम आर, उसमें तो 3 है हमारे पास में, डू डज में 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती है, यस और नो। हैज हैव में भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज एंड हैव, यस और नो। एंड हैज बीन एंड हैव बीन अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट यस कंटीन्यूअस के अंदर, राइट। तो इसी प्रकार से आप समझेंगे कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास निकल के आती है वो कौन सी है, हेड है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि सर हमारे पास सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, इट रियली डजंट मैटर एट ऑल कि आई वी यू, उसके बाद में ही, शी, इट, दे और एनी काइंड ऑफ नेम। ओके, ये 8 हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट बनते हैं। तो मैंने इसलिए कहा आपको ये समझाने के लिए सेकंड कंसेप्ट कि सर कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास में हो सकता है, इन हर सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हेड का यूज करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन ना, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि सर हम इसके अलावा कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब काम मिले इसके, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, हेड होती है। क्या होती है, हेड होती है। तो आई के साथ में भी हेड काम में आएगा, वी के साथ में भी हेड काम में आएगा, यू के साथ में भी हेड आएगा, ही के साथ में भी हेड आएगा, शी, इट, दे और नेम, इन सब के साथ में क्या आएगा, हेड आएगा। तो याद रखिएगा इन चीजों को अच्छे से, कंसेप्ट को माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में हेड के बाद में हमें अच्छे से मालूम है कि सर हेड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, तो आप कहोगे कि सर हेड के बाद में तो मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है और उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, यस और नो। तो ये जो फॉर्मेशन है मैंने इसको थोड़ा सा और खोल के आपको बताया है कि सर जो सब्जेक्टिव प्लेस हमारे पास में होता है, जो सब्जेक्टिव प्लेस हमारे पास में होता है वहां पर ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास बन सकते हैं मेजरली, यस और नो। तो याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमारे को कि सर किसके साथ में हेड आएगा, बिकॉज हमारे पास है ही कितनी वर्ब, हमारे पास एक ही वर्ब है, हमारे पास में एक ही वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की जो कि है हेड, तो यही वर्ब जो है सबके साथ में काम करते हुए चलेगी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कंसेप्ट, क्योंकि डीप डिस्कशन कर रहे हैं, याद रखना मैंने आपको बताया कि हर टेंस के अंदर हम डीप डिस्कशन करते हुए चलेंगे, तो याद रखेंगे कि सर ये हेड है, इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है। तो मैंने आपको बताया था बेसिक वर्ब की क्लास के अंदर, अगर नहीं देखिए तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हुआ चलूँ आपको कि आप जरूर बेसिक वर्ब की जो क्लास है वो जरूर देख लीजिएगा, मास्टर चार्ट ऑफ वर्ब के नाम से है और वर्ब का पार्ट नंबर 1 है, वहां जरूर देख लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं कि सर किसी भी वर्ब का जो होता है वो 4-5 फॉर्मेशन बनते हैं हमारे पास में। कितने फॉर्मेशन बनते हैं, 5 फॉर्मेशन बनते हैं। किसी भी जो वर्ब की हमारे पास में कितने फॉर्मेशन बनते हैं, तो आप कहोगे सर 5 फॉर्मेशन बनते हैं। उसी में जो एक वर्ब हमारे पास में आती है, कौन सी वर्ब, हैव, तो उस हैव का 2nd फॉर्म बनता है हेड, 3rd फॉर्म बनता है हेड, 4th फॉर्म बनेगा, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हो सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड कि सर 4th फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, तो ये आईएनजी हो गया। और 5th फॉर्म के अंदर हम क्या लगाते हैं, 5th फॉर्म के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, तो याद रखना जो हमारे पास बेस फॉर्म होती है उसमें एस और ईएस लगाते हैं। ओके, क्या लगाते हैं, एस और ईएस। ओके, तो ये जो हैव है ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और ये हैव क्या है, तो याद रखना मैंने आपको बताया वहाँ पर भी, मैं यहाँ पर भी दोबारा बताता हूँ चलो साथ साथ में। ये जो हैव है हमारे पास में ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो 3 होती है। कितनी होती है टोटल, 3 होती है। डू, बी, हैव। कौन कौन सी, डू, बी, हैव, हमारे पास 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनमें से ये जो हैव हमारे पास में है ये हमारे पास काम आता है कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। लेकिन इसका कौन सा वर्जन काम में आता है, तो याद रखना हैव का जो 3rd नंबर का वर्जन है V3 जो होती है हमारे पास में वो काम में आती है। कौन सी काम में आती है, V3 काम में आती है। अब आप कहोगे सर V2 और V3 में क्या फर्क है, क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं, तो याद रखना V2 तो सिंपल पास्ट को शो करता है। किसको शो करता है, सिंपल पास्ट को। ये थोड़ी सी बात मैं आपको डीप लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना थोड़ी सी बातों को मैं डीप लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना अटेंटिवली। ओके, V2 तो जो आपकी होती है वो सिंपल पास्ट को शो करती है, जबकि जो V3 होती है मैंने वहां पर भी उस वीडियो के अंदर बताया था, स्पेशली लिख के ऊपर इस V3 के ऊपर, और मैं यहां पर दोबारा रिपीट करता हुआ चलूं बात को कि सर जो V2 होता है वो तो सिंपल पास्ट होता है, लेकिन जो V3 होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, मतलब ज्यादा पास्ट होता है। अब सर आप कहोगे ज्यादा पास्ट क्या होता है, तो उसके लिए एक बार होल्ड ऑन, हम लोग देखेंगे आगे वाले कंसेप्ट के अंदर कि सर मोर पास्ट क्या होता है या पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतनी सी बात याद रखें कि यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैव का जो है वो V3 काम में आएगा। कौन काम में आएगा, V3 काम में आएगा। और V3 को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, मतलब कि मोर पास्ट बोलते हैं। लोकल में हम लोग क्या
बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ज़्यादा पास्ट बोलते हैं, पास्ट का भी ज़्यादा पास्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हेड है ये हमारे पास किस तरीके से जनरेट हुआ, ये कहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है, वो आपको बात समझ में फिलहाल के लिए आई होगी। कुछ अगर कंफ्यूजन आपके माइंडसेट में है रिगार्डिंग हेड और रिगार्डिंग पास्ट परफेक्ट या मोर पास्ट क्या होता है, तो उसके लिए मैं यही कहूँ कि कोशिश करना वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें या सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियरिटी से समझ में आना शुरू हो जाए। और यहाँ से क्योंकि ये बात हमने सीखी तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सर जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है, वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है। क्या होता है वो? पास्ट ऑफ पास्ट होता है या फिर मोर पास्ट टेंस होता है। ये भी आप इस बात को कह सकते हो कि अगर कोई भी इंसान आपसे पूछ ले, रैंडम पर्सन अगर आपसे पूछ सकता है कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जो आज तक किसी ने नहीं सुनी हो या आज तक मतलब बहुत कम लोगों को मालूम हो, तो आप याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है। पास्ट का भी पास्ट होता है, मोर पास्ट होता है, ज़्यादा पास्ट होता है। अभी ये कैसे काम करता है कंसेप्ट, उसको हम आगे वाले स्लाइड में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना चेक करो कि ये सारी बात समझ में आई क्या। पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा, at very first we have discussed the properties of what past perfect tense as an formation, okay ना। हमने पॉजिटिव पैटर्न चेक किया, हमने नेगेटिव पैटर्न चेक किया और हमने इंटरोगेटिव पैटर्न चेक किया। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट नंबर सेकंड वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेल्पिंग वर्ब व्हाट, हेड। ओके, हमने हेड के बारे में डिस्कशन किया दैट हेड इज ऑलवेज यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट बिकॉज देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू यूज एनी अदर वर्ब। यस और नो, यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास में सिवाय हेड के कि हम कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लें। सो वी आर बाउंड टू यूज only and only head helping verb with all kind of subjects। yes or no। अब इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपके सिंगुलर सब्जेक्ट भी शामिल कर लिए हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी शामिल कर लिए हैं। देखना आई वी यू है ना, ये तीनों तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए, और दे भी आपका प्लूरल हो गया। याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ हर वीडियो में कि आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करो, बिकॉज यहाँ पर अगर इसको आप ग्रुप बनाते हो चार चार के, अगर आप चार चार के ग्रुप बना लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। आई होता सिंगुलर है, मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको, आई होता सिंगुलर है, लेकिन हमेशा वर्ब जो लेके आएगा अपने साथ में वो प्लूरल वर्ब लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो लेके आएगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। इसी वजह से जो आई है हमने इसको सिंगुलर होने के बावजूद जो है वो प्लूरल के ग्रुप में कंसीडर किया है, और इसी तरीके से आपको भी करना है सो दैट आपकी चीजें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट नंबर 2 जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 3 के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे? कंसेप्ट नंबर 3 के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट है हमारे पास में कौन सा? यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके यस, कौन सा? तो याद रखना, मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ चलो साथ साथ में आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 3 की। कौन सी? कंसेप्ट नंबर 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हाँ, यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की हम यूजेज देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोला? पास्ट ऑफ पास्ट। और इस बात को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास में एक टाइमलाइन है। ये क्या है? हमारे पास में एक टाइमलाइन है। ये क्या है? हमारे पास में एक टाइमलाइन है। ओके, और आप अच्छे से जानते हो कि सर टाइमलाइन के ऊपर क्या शो होता है, तो टाइमलाइन के ऊपर तो सर टाइम शो होता है। तो मान लेते हैं ये आपका है प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम है ये आपका? ये आपका है प्रेजेंट टाइम। ओके, और यहाँ पर मान लेते हैं सुबह के चलो थोड़ा सा इसको और खींच लेते हैं लंबा, ओके, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। हाँ चलिए ये लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास में कितने बजे? 8। यहाँ कितने बजे? 9। और क्योंकि अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 11, तो प्रेजेंट टाइम मैंने लगा दिया 11 o'clock का, ठीक है। इसके पहले सुबह के 9 बजे होंगे, इसके पहले सुबह के 8 बजे होंगे। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ पास्ट ऑफ पास्ट, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मान लेते हैं सुबह 8 बजे आज मेरी कंपनी में, जहाँ पर मैं काम करता हूँ उस कंपनी में क्या हुई? मीटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। मान लेते हैं आज मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और उस कंपनी की जो मीटिंग है वो एक मीटिंग है, मंथली मीटिंग है। जो मंथली मीटिंग है वो शुरू हुई थी सुबह 8 बजे से। कितनी बजे शुरू हुई? वो 8 बजे शुरू हुई, सुबह आज 8 बजे शुरू हुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, अब मानते हैं कि मैं उस मीटिंग के अंदर 9 बजे पहुंचा। मैं उस मीटिंग में कितनी बजे पहुंचा? 9 बजे पहुंचा। कितनी बजे पहुंचा? 9 बजे पहुंचा। दोबारा समझो ध्यान से, ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट से जो पहले का टाइम जो भी हमारा बीत चुका सारा का सारा, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? तो आप कहोगे सर पास्ट कंसीडर करते हैं। यस और नो? इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि कोई भी 2 टाइम ले लीजिए, आप कोई भी 2 टाइम के फ्रेमवर्क ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। 9 ले लिया, 8 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो पहले का कितना भी,
अब ये समझना है कि सर इस टाइम के ऊपर और इस टाइम पर कुछ ना कुछ तो एक्शंस हुए होंगे, डेफिनेटली हुए कि नहीं हुए हैं। तो मानते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं कि सर 8 बजे आज सुबह, क्योंकि मैं कंपनी में काम करता हूं ऐसा हमने अज्यूम किया है, तो उस कंपनी की मंथली जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। कितनी बजे? 8 बजे, या शुरू हो गई थी, क्योंकि पास्ट है तो शुरू हो गई थी। और मैं कितनी बजे पहुंचा? मैं 9 बजे पहुंचा, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ही सेंटेंसेस जो है मेरे वो कैसे बनेंगे, तो देखना आप कहोगे, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। मैं कहूंगा कि जो मेरा पहला सेंटेंस है कि कंपनी की मीटिंग शुरू हुई है 8 बजे, तो आप ये कहोगे कि सर कंपनी की जो मीटिंग है वो स्टार्ट हुई है ना, या स्टार्ट हो गई थी। कितनी बजे स्टार्ट हो गई थी? तो आप कहोगे कि सर कंपनी की जो मीटिंग है वो कंपनीज मीटिंग स्टार्टेड एट 8 AM। यस और नो, कि कंपनी की जो मीटिंग स्टार्ट हुई है वो 8 बजे शुरू हो गई है। यस और नो। और जब मुझे सेंटेंस बनाना पड़ेगा सेकंड वाला कि मैं कितनी बजे पहुंचा? 9 बजे पहुंचा, तो भी मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई रीच्ड देयर एट 9 AM। यस और नो, ये मेरा सेंटेंस बनेगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो एग्जांपल को, तो दोनों ही एग्जांपल पास्ट से जुड़े हुए हो और मैंने दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, V2 हियर एंड V2 हियर। यस और नो, है ना। कंपनीज मीटिंग स्टार्टेड कितनी बजे हुई? तो आप कहोगे सर 8 बजे स्टार्ट हुई, तो आपने V2 लगा लिया, पास्ट सिंपल में डाल दिया। यस और नो। अगर मैं कहूं कि आई रीच्ड देयर एट 9 AM, कि मैं 9 बजे वहां पहुंचा, तो भी क्या हुआ? मैंने रीच के अंदर सेकंड फॉर्म यूज किया, मतलब पास्ट सिंपल का यूज किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं, दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करता हुआ, ध्यान से समझना, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पास्ट ऑफ पास्ट का। अगर मैं दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करता हुआ ये पढ़ूं इस सेंटेंस को, या ये बोलना चाहूं कि मेरे वहां पहुंचने से पहले मीटिंग शुरू हो गई थी, तो बताओ क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूं? क्या नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि सर यही तो काम हुआ यहां पे कि सर मेरे पहुंचने से पहले 9 बजे पहुंचा ना, मैं कितने बजे पहुंचा? 9 बजे पहुंचा, और 9 बजे पहुंचने से पहले 8 बजे क्या हो गई थी? मीटिंग शुरू हो गई थी, राइट। यस और नो। तो मतलब ये दोनों पास्ट में है, लेकिन इन दोनों पास्ट के अंदर अब ध्यान से देखो, पहले कौन सा एक्शन हुआ? तो आप कहोगे डेफिनेटली सर पहले जो है कंपनी की मीटिंग शुरू हुई है 8 बजे और आप लेट पहुंचे हो। यस और नो, आप यही कहोगे। तो याद रखना, जब भी कभी पास्ट के अंदर दो एक्शनों में क्या होता है, जब पहले और दूसरा एक्शन होता है, मतलब पहले कोई एक एक्शन होगा उसके बाद दूसरा एक्शन होगा, तो याद रखना जो पहला एक्शन होता है हमारे पास में, वो हमेशा पास्ट का भी पास्ट होता है। ये तो दोनों पास्ट है, लेकिन ये पास्ट सिंपल पास्ट में है और ये इसका पास्ट है, भाई अगर मान लीजिए मैं यहां पे हूं, अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं यहां पे हूं 11 बजे, तो आपसे बात कर रहा हूं मैं। ये सुनो, अगर मैं यहां पे होता, मान लो अभी 9 बजे होते, अभी मान लेते हैं 9 बजे होते और मीटिंग मेरी स्टार्ट हो गई 8 बजे, तो मैं घर वालों से क्या बोलता या आपसे क्या बोलता कि भाई मेरी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यस और नो, मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी कितनी बजे? 8 बजे। तो ये तो पास्ट है, ये तो डेफिनेटली इस प्रेजेंट का पास्ट है, लेकिन ये जो है ना नंबर, ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हो, ये इस पास्ट का भी पास्ट है, इसका मतलब जब भी कभी पास्ट में दो एक्शन होते हैं तो उनमें जो पहला एक्शन होता है, जब पहला एक्शन होता है, उस पहले एक्शन के साथ में हमें क्या लगाना है? तो याद रखना उस पहले एक्शन के साथ में क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, और दूसरे एक्शन के साथ में क्या लगेगा? तो पास्ट सिंपल टेंस लगेगा। क्या लगेगा? पास्ट सिंपल टेंस लगेगा। और अब मैं यहां पर, चलो यहां पर निकालता हूं आपको अच्छे से कि सर दोनों का जो कंबाइंड सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखना ध्यान से। The company's meeting had started before I reached। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, तो मैंने आप कहोगे कि सर ये जो पहला एक्शन हुआ था, कंपनी की मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, इसमें आपने हैड प्लस स्टार्टेड का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया? हैड प्लस स्टार्टेड। और हमने अभी पढ़ा पिछले स्लाइड के अंदर कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर कि सर हैड के साथ में V3 आएगी तो कौन सा टेंस बनेगा? तो आप कहोगे सर पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो यहां पर मैंने पास्ट परफेक्ट का यूज किया, और बिफोर के बाद में, बिफोर क्या है मेरे पास में? एक कंजंक्शन है। क्या है? एक कंजंक्शन है। और क्योंकि कंजंक्शन आया है, इसका मतलब ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो एक शर्त वाला सेंटेंस हो गया, एक कंडीशन वाला सेंटेंस हो गया। तो याद रखना ये क्या है? एक कंडीशनल टेंस है। ये क्या हुआ? एक कंडीशनल टेंस हुआ। और उसके बाद जो आई रीच्ड मैंने लिखा, लिखा वो क्या है? तो वो याद रखना वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो उम्मीद करता हूं इस एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पास्ट ऑफ पास्ट वो समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद यही है कि आपको चीज समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो कोशिश यही करना कि एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सो दैट आपको सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। याद रखना पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? क्या होता है पास्ट ऑफ पास्ट? तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में ये निकल के आती है कि अगर हमारे पास में, मैं लिखवा देता हूं आपको,
यदि पास्ट में दो इवेंट हो तो जो पहली इवेंट हमारे पास होती है, जो पहली इवेंट होती है उसको तो हम फॉर्मेशन करेंगे किसके साथ में, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। और जो सेकेंड एक्टिविटी होती है, जो सेकेंड इवेंट होती है उसको हम पास्ट सिंपल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? पास्ट सिंपल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? तो याद रखना, पास्ट सिंपल से बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया है और आपको एग्जांपल देके भी समझाया। मैं दोबारा रिपीट करता हुआ चलूँ बात को कि यदि पास्ट में दो इवेंट हो रही हैं, तो जो पहली इवेंट होती है उसको तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से, एंड जो सेकंड इवेंट होती है हमारे पास में उसको हम बनाएंगे पास्ट सिंपल से। एग्जांपल को मैं दोहराऊं आपके लिए, तो याद रखना, कंपनी की मीटिंग शुरू हो गई थी 8 बजे और मैं पहुंचा 9 बजे, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली पहला एक्शन जो हुआ वो कंपनी की मीटिंग शुरू होना हुई है ना, तो उसको तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। और जो मैं पहुंचा 9 बजे मैं पहुंचा उसको हम बनाएंगे किससे? जो सेकंड इवेंट होती है उसको हम बनाएंगे पास्ट सिंपल से। तो मैंने यूज किया V2 का। किसका यूज किया? V2 का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वो क्या होता है? पास्ट का भी पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट से भी पास्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट। और अगर आपने एक बात नोटिस की हो, अब याद रखना मैं थोड़ी सी चीजों को और डीप लेके जा रहा हूं, है ना। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 3 को मिला रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था जब मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ाया था कि सर हेड जो है उसका ओरिजिनेट कहां हुआ? तो हैव की थर्ड फॉर्म से हुआ। और V3 के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि V3 क्या है? ये पास्ट का पास्ट है। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने यही कहा है कि पास्ट में जो दो इवेंट होती है उसमें जो पहली इवेंट होती है इसका मतलब वो उससे भी पुरानी है। जो पहली इवेंट होती है वो उससे भी पुरानी है, तो उस इवेंट को हम किससे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। तो हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बताओ कहां किया? क्या हमने सेकंड इवेंट में किया कि फर्स्ट इवेंट में किया? तो आप डेफिनेटली कहोगे कि सर जो इवेंट पहले हुई है, मतलब जो मोर पास्ट है, जो सबसे पुरानी इवेंट हुई है, जो सबसे पहले इवेंट घटित हुई है, हमने वहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया, हमने वहां पर हेड प्लस V3 लगाया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। बताओ क्लियर है क्या इतनी चीजें? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट नंबर 3 के अंदर यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। याद रखना पास्ट ऑफ पास्ट होता है और कैसे काम करता है कि सर यदि पास्ट में दो इवेंट होती हैं तो पहली इवेंट जो होती है वो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे और जो सेकंड इवेंट होती है उसको हम किससे बनाएंगे? पास्ट सिंपल से बनाएंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल पिकअप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एग्जांपल पिकअप कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने लिखा फादर हैड ड्रंक कॉफी बिफोर आई ऑर्डर्ड। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? सेकंड सेंटेंस बनाया और इस सेंटेंस के अंदर हम अप्लाई करेंगे इसी थ्योरम को। ओके, ध्यान से देखिएगा। फादर हैड ड्रंक कॉफी बिफोर आई ऑर्डर्ड। क्या कहा? मेरे फादर जो हैं वो कॉफ़ी पी चुके थे। मेरे फादर कॉफ़ी पी चुके थे मेरे से पहले। किससे पहले? आई ऑर्डर्ड। मैंने जो ऑर्डर किया, जब मैंने ऑर्डर दिया उसके पहले ही, बिफोर मानी उसके पहले ही क्या हो गए थे? ये जो है कॉफी को पी चुके थे। क्या कर चुके थे? कॉफी को पी चुके थे, है ना। तो ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यहाँ पर हेड आया। अब आप कहोगे कि सर पहला एक्शन कौन सा हुआ? चेक कर लीजिए आराम से। क्या मैंने पहले ऑर्डर दिया कि पहले फादर ने जो है वो कॉफी कंप्लीट की? तो आप कहोगे सर डेफिनेटली फादर ने पहले कॉफी कंप्लीट की, उसके बाद में आपने ऑर्डर दिया, और यही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो याद रखना ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन लेवल के ऊपर आता है और यहीं से आता है। और ना केवल एग्जामिनेशन लेवल के ऊपर बल्कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th में है, 12th में है, तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी आती है कहीं ना कहीं पर टेंस के रिगार्डिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज करने की या पिकअप करने की, तो वहां पर ये जो टेंस होता है वो यहां से खेलना शुरू करता है एग्जामिनर और यहां से आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो आपसे मैं यही गुजारिश करता हुआ चलूं कि आप अच्छे से जो है इस प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। अब अगर आप इस प्रॉपर्टी को समझ गए हैं तो एक बार के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को छोड़ता हूं और इस प्रॉपर्टी के अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी एक ऑलरेडी इंक्लूड है उसको बात करता हूं। तो देखना ध्यान से, यहां पर एक वर्ड हमारे पास में आया है। कौन सा वर्ड? आप कहोगे वो वर्ड है सर हमारे पास में कौन सा? बिफोर। क्या है? बिफोर। तो याद रखना बिफोर हमारे पास में क्या होता है? एक, आप कहोगे सर बिफोर जो होता है हमारे पास में एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। अगर आपको गलती से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस याद रह गया हो, प्रीवियस वीडियो याद रह गया हो, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी वो टेंस कैसा होता है। तो याद रखना वहां पर भी वो जो टेंस होता है वो कंडीशनल टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है? कंडीशनल होता है, जहां पर हम लोग वैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वैन का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग कौन से कंजंक्शन का यूज करेंगे? बिफोर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिफोर का यूज करेंगे। दूसरी बात, एक बात तो मैंने समझा दी आपको बिफोर कंजंक्शन की। दूसरी बात याद रखना, जरूरी नहीं है
जरूरी नहीं है कि ये जो कंसेप्ट मैंने इस प्रकार से अप्लाई किया है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने इस प्रकार से अप्लाई किया जहां पर मैंने पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, पास्ट सिंपल का यूज किया, है ना। ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट इसी प्रकार से लिखा जाए, इसको आप वाइस वर्सा, मतलब इसको आप अपोजिट भी लिख सकते हो, है ना। कैसे, आई ऑर्डर्ड किसको, आई ऑर्डर्ड कॉफी बट माई फादर हैड ड्रिंक कॉफी, कॉफी। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आप पास्ट सिंपल पहले लेके आ सकते हो, बिफोर का यूज बाद में कर सकते हो, और फादर हैड ड्रिंक मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज पहले कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देके मैं और समझाने की कोशिश करूं आपको, ठीक है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। एक जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो बुक्स में लिखा होता है, जो आप सबकी जुबान पे भी शायद पास्ट परफेक्ट का नाम लेते ही, वो लिख रहा हूं ताकि उससे चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखना ध्यान से, मैंने लिखा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, ध्यान से देखना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, दूसरा भी सेंटेंस इस प्रकार से, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइट। और यही बात मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर समझाई कि आप इनका क्या कर सकते हो, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेट चेंज करना है। क्या करना है समझाता हूं, देखो ध्यान से। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। बिफोर के पहले वाला सेंटेंस चेक करो, यहां से लेके यहां तक का या यहां से लेके यहां तक का, आपको क्या सर, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस और नो, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर किसके पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। इसका मतलब दोनों में पहले काम कौन सा हुआ, आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर पहले पेशेंट खत्म हुआ, उसके बाद में डॉक्टर साहब वहां पहुंचे हैं एज यूजुअल, यस और नो। तो ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार का सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो इस प्रकार से जाएगा हमारा फॉर्मेशन, क्या कि सर सबसे पहले आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, देन यू विल यूज योर कंजंक्शन बिफोर हियर एंड देन यू विल यूज पास्ट सिंपल टेंस, है ना। तो मैं यहां पर आपको लिखवाने की कोशिश करूं थोड़ा सा कि सर सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो है आप बिफोर कंजंक्शन का यूज करोगे, और उसके बाद में जो है लास्ट में, एट वेरी लास्ट यू विल यूज पास्ट सिंपल टेंस। ये फॉर्मेशन भी आप बनाओगे तो भी ठीक है, क्लियर है। और अगर ये फॉर्मेशन नहीं बनाना है और आपको ये वाला फॉर्मेशन बनाना है तो भी चलेगा, लेकिन याद रखना इसमें ऑल्टरनेटिव चेंज क्या करना है, आपको एक कंजंक्शन और ऐड करना है। कौन सा, व्हेन, क्या ऐड करना है, व्हेन ऐड करना है। उसके बाद में आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, जो पास्ट सिंपल आप सबसे लास्ट में देख रहे हो उसको आप सबसे शुरू में लिख सकते हो, और उसके बाद में यहाँ पर आप किसका यूज कर सकते हो, कोमा का यूज करोगे, और देन उसके बाद किसका यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे। देखने में दोनों ही पैटर्न बहुत इजी लगते हैं, लेकिन यहां से चीजें और जटिल होती हैं, चीजें यहां से और आपकी जो है वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू होती है। क्यों, जब आपने बिफोर का यूज किया तो आपने कोई कोमा ये नहीं लगाया है। जब आपने बिफोर का यूज किया तो कोई भी कोमा नहीं लगाया, बिकॉज कंजंक्शन काम ही क्या करता है, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। तो ये चीज हमने यहां पर देखी। लेकिन जब आप यहां से बिफोर को हटा देते हो कंजंक्शन के रूप में, और जब बिफोर की जगह आप व्हेन को लेके आ जाते हो, तो आपने बिफोर की जगह किसका यूज करना है, कॉमा का यूज करना है, जैसे मैंने किया है। तो यहां पर ध्यान से देखना इस चीज को, और अच्छे से माइंड में रखने की कोशिश करना कि सर ये दो कंसेप्ट हैं, दो कंसेप्ट माने कि दो पैटर्न हमारे पास में, कंसेप्ट तो एक ही है लेकिन दो पैटर्न हमारे पास में है, और दोनों ही पैटर्न अपने आप में पूरी तरीके से सही माने जाते हैं, ग्रामेटिकली भी आपके, ठीक है, एंड लॉजिकली भी। लेकिन जो चेंजेस आपको करने हैं, जो भूलने नहीं है, वो क्या है कि सर बिफोर का यूज कर रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, देन यूज योर बिफोर कंजंक्शन, देन यू विल यूज योर past simple tense. Okay, is it clear? But if you want to use when, okay, and if you want to conjoin both the sentences with the when conjunction, then you will use when at very first, at very beginning level of your sentence, then you will use your past simple tense. But when you use your past simple tense at very beginning with the conjunction when, then you have to use comma, then you have to use comma in the place of what, in the place of before, okay, conjunction, and then at very last you use past perfect tense. तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही जो है इसकी एक तरीके से सोल कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, सोल कह सकते हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है कंप्लीटली बेस्ड होता है किसके ऊपर, इसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर जिसको हमने क्या बोला, पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोला, पास्ट ऑफ पास्ट बोला। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपको पिछले 10-12 मिनट से जो मैं समझाना चाहता हूं वो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो पहला कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। अब मैं बात करता हूं इसके सेकंड कंसेप्ट की। कौन से कंसेप्ट की बात करूंगा, सेकंड कंसेप्ट की, ठीक है। देखिएगा, हम यूजेस पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस पढ़ रहे हैं। पहला हमने यूज पढ़ा
कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट पास्ट ऑफ पास्ट, यस और नो। बट अब हम डिस्कस करेंगे किसको, कंडीशनल टेंस को। देखना हमारे पास कंडीशनल टेंस होते हैं बहुत सारे, है ना, तो मैं सेकंड लिख रहा हूं क्योंकि पहला मैं प्रॉपर्टी समझा चुका हूं आपको। अब कंसेप्ट नंबर 3 की जो यूजेस पढ़ रहे हैं उसमें सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, कि ये जो टेंस है आपका वो किस में यूज होता है, तो आपको कि सर ये जो टेंस यूज होता है वो यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेज में। किस में यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंसेज में यूज होता है। ओके, अब देखना ध्यान से। अब कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास बनती है, या कंडीशनल सेंटेंसेज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, या 1 2 3 ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं या किस नाम से कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं। आपको जो चीज समझाई जा रही है आप उस पर फोकस करें तो चीजें जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसको समझाने के लिए कि सर ये कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं आपके पास्ट परफेक्ट वाले टेंसेज, तो याद रखना मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, समझने की कोशिश करना उसमें। if police had reached on time, if police had reached on time, the thief would have arrested. ओके, ध्यान से देखो, जो बात हमें समझनी है वो क्या समझनी है, कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या लगता है, इफ लगता है। क्या लगता है, इफ मानी शर्त होती है। सर शर्त जो कंडीशंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, इफ से शुरू होते हैं। तो इसमें जो मैं 3rd नंबर का जो सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो 3rd नंबर की कैटेगरी होती है, वो समझा रहा हूं कि इफ पुलिस हैड रीच्ड ऑन टाइम। देखना, इफ पुलिस हैड रीच्ड ऑन टाइम, अगर पुलिस टाइम पर पहुंचती, अगर पुलिस टाइम पर पहुंचती, द थीफ वुड हैव अरेस्टेड, तो अब तक जो है चोर वो अरेस्ट कर लिया जा चुका होता। तो याद रखना ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार गलतियां होती हैं, चाहे आपका लेवल कोई सा भी हो, आइदर आप चाहे हो सकता है एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हो, 10th 11th 12th 8th 9th 7th 6th, है ना, चाहे आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लेकिन यहां से बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं समझाने की कोशिश करूं कि इफ के साथ में अगर कोई सेंटेंस जनरेट हो रहा है जिसमें 2 सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो याद रखना वो कौन सा सेंटेंस होगा, कंडीशनल होगा। यहां पर इस जगह पर क्योंकि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए इस टॉपिक को बहुत ही लिमिटेड रख रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंसेस को। इसका अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से, जहां पर मैं इस कंडीशनल सेंटेंस को बहुत ही डीप लेवल के ऊपर ले जाके आपको उसकी तीनों जो लेयर्स होती हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा कंसंट्रेशन पॉइंट क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन जो पॉइंट है, फोकस पॉइंट हमारा है वो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, क्योंकि हम उस टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ इसकी एक जो प्रॉपर्टी है, एक जो इसकी लेयर होती है उसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इफ पुलिस हैड रीच्ड ऑन टाइम, द थीफ वुड हैव अरेस्टेड, अगर पुलिस टाइम पर पहुंच चुकी होती तो अब तक चोर अरेस्ट हो चुका होता। इस प्रकार की जो होती है संभावनाएं जो हमारे पास में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, तो याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में याद रखिएगा इसका एक फॉर्मेट लिखवा देता हूं आपको, सो दैट आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कभी दिक्कत ना आए। तो देखना ध्यान से, अगर इफ के साथ में क्या आया हुआ है, तो देखिएगा अगर इसके साथ में, किसके साथ में, पास्ट परफेक्ट के साथ में इफ आया हुआ है, ठीक है, तो आपको कोमा के बाद वाले सेंटेंसेस में किसका यूज करना है, तो याद रखिएगा वुड के साथ में हैव का यूज करोगे और फिर किसको लेके जाओगे, वर्ब की 3rd फॉर्म को लेके जाओगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी बनती है कंडीशनल सेंटेंसेस की, आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट अगर आएगा, हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इफ के साथ में अगर पास्ट परफेक्ट आएगा तो नेक्स्ट वाले स्लॉट के अंदर, सामने वाले सेंटेंस के अंदर, सामने वाले क्लोज के अंदर जो है वो वुड हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करेंगे। या इसका रिवर्स भी जा सकते हो, आपको क्या कर सकता है एग्जामिनर जो है, इफ के साथ में वुड हैव प्लस वर्ब दे देगा सामने वाले क्लोज के अंदर और आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछ लेगा। तो याद रखना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस टेंस के 2 कंसेप्ट मैंने आपको समझाए, यूजेज ऑफ टेंस 2 समझाए। एक तो पास्ट ऑफ पास्ट कैसे होता है वो समझाया, जब इवेंट 2 होती है तो उसमें जो पहली इवेंट होती है वो ज्यादा पास्ट को शो करती है, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और सेकंड वाले में हम लोग पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। जबकि इसका जो सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, इसका जो सेकंड यूज मैंने आपको समझाया वो क्या समझाया, कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है। किसमें यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इफ के साथ में हमारी प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं। तो इफ के साथ में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है, देन यू विल यूज वुड हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। क्या यूज करोगे, वुड हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म यूज करोगे। तो उम्मीद करता हूं, देखना यहां पर एक बात मैं आपको और समझाऊं,
मैंने जानबूझकर हर एक कंसेप्ट के अंदर एग्जाम्पल बहुत कम रखे हैं, या तो मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं या मैं 2 एग्जाम्पल समझाता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको एग्जाम्पल करवा के 10-10 12-12 एग्जाम्पल करवा के सेम पैटर्न के जो है वीडियो को लंबा कर दिया जाए और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं पे गायब हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए हर एक वीडियो को देख के, और याद रखना मेरे हर एक वीडियो टेंस के जो है वो मोर देन 50 मिनट से ज़्यादा बने हुए हैं। इसका मतलब हर एक वीडियो पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया गया है और हर एक कंसेप्ट को ईजिली और बहुत बारीकी से समझाया गया है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके अंदर भी मैंने आपके सामने कोई भी लेयर छोड़ने की कोशिश नहीं की, और अभी तो कंसेप्ट बहुत सारे बाकी हैं जिनको हम आगे आने वाले कुछ देर में डिस्कशन के ऊपर लेके चलेंगे। तो याद रखिएगा मैंने यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट समझाया आपको। पहले हमने कौन सा कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हमने देखा जहां पर हमने इसकी प्रॉपर्टीज को देखा फॉर्मेशन के रूप में। क्या देखा, फॉर्मेशन के रूप में कि सर पॉजिटिव फॉर्मेशन कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है। फिर हमने कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ा जिसके अंदर हमने देखा कि सर हेड हेल्पिंग वर्ब है, उसका ओरिजिनेट कहां होता है एंड कहां पे वो काम आती है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में कैसे काम आती है। फिर कंसेप्ट नंबर 3 हमारा चल रहा है जहां पर हमने यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस देखे जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दिस टेंस, है ना, इस पर्टिकुलर टेंस की, जहां पर हमने इसके 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया पास्ट ऑफ पास्ट का, पास्ट ऑफ पास्ट कैसे बनता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई है तो अब चीजें बहुत आसान है। अब कुछ नहीं है, बस अलग अलग छोटे छोटे कुछ वेराइटीज ऑफ फॉर्मेशंस हैं जो आपको इनको समझ लेना है और आपको माइंड में रखना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 क्या बोलता है, कंसेप्ट नंबर 4 बोलता है किसके बारे में, कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में, कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है मैंने आपको लिखवाया था वीडियोस के अंदर, पुरानी वीडियोस में, कि द शॉर्टर वर्जन लिख दीजिए या क्या लिख दीजिए, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। ओके, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ व्हाट, हेल्पिंग वर्ब इज नोन एज टू बी व्हाट, योर कॉन्ट्रैक्शन वर्ब। किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में। और याद रखना ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कहां पर काम में आता है, तो याद रखना जो आपका कौन सा होता है, आपकी जो ये होती है ना इनफॉर्मल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज होती है, इनफॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, जब आप बोलना शुरू करते हो इनफॉर्मल जो लैंग्वेज होती है वहां पर ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। जब हम स्पोकन की बात करते हैं, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, वहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब में बहुत ज़्यादा काम करती है। कैसे काम करती है आओ समझाता हूं, देखना ध्यान से। मैंने मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखा कि हैड यू विजिटेड देयर, मान लीजिए ये पहला सेंटेंस है, हैड यू विजिटेड देयर। अगर इसका आंसर आपको जनरेट करना है तो आप क्या करेंगे, यस, या तो यस में जाएगा आंसर या किस में जाएगा, नो में जाएगा, है ना। यस में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यस आई हैड, है ना। नो में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आई हैड नॉट। बाकी आप पूरा सेंटेंस चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बात इतनी सी है क्योंकि हम इनफॉर्मल लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो वहां पर हम सेंटेंसेस को बहुत ही छोटा रखने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर अगर हम ये पूरी चीज ना बोले, पूरी बात ना बोले तो भी हमारा काम चल सकता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि हैड यू विजिटेड देयर या हैड से जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस पूछा जाए तो आप क्या आंसर देते हैं, या तो यस में आंसर देंगे या नो में आंसर देंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट सर व्हेनेवर एनी सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम योर हेल्पिंग वर्ब देन देयर आर सम वेज टू गिव द आंसर। देयर आर ओनली 2 ways ना टू गिव द आंसर, लाइक फर्स्ट वन यू कैन गिव योर आंसर इन द यस और यू कैन गिव योर आंसर इन द नेगेटिव फॉर्म। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मेट है या जो हमारे पास कंसेप्ट है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को समझने का। तो याद रखना जब कभी भी आप, मैं यहां पर लिखवाता हूं, चलो सबसे आपको लास्ट में, कि सर जब कभी भी आप क्या करते हो, हेड के साथ में नोट को ऐड करते हो, हेड के साथ में नोट को ऐड करते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हेड नोट पूरा बोलें या हेड नोट पूरा लिखें। ओके, आप इसका शॉर्टर वर्जन यूज कर सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, हेडेंट। क्या बोलते हैं, हेडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडेंट बोलते हैं। और ये जो चीज़ बनी हुई है, ये जो फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब और नोट को कंबाइंड किया, मर्ज किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। तो अगर आपको नो आई हैड नॉट बोलना है, अगर आपको क्या बोलना है, नो आई हैड नॉट बोलना है, तो आप क्या बोल सकते हो, नो आई हैडेंट। क्या बोल सकते हो, नो आई हैडेंट बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, देखिएगा ध्यान से। अब
4 कंसेप्ट हमने देख लिए और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल जो हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 5 या आप कुछ भी समझ सकते हो, बस बात इतनी सी है, हमारे को यहाँ तक पहुँचना था, वीडियो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचना था, सो दैट हमारे पास जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज जो होती है रिलेटेड द टेंस उसको हम लोग सोल्व कर लें। ठीक है, तो हम लोग हमारे जो जितने भी डाउट्स होते हैं या जो क्वेरीज होती है अब तक उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बड़े आराम से, बड़े ही प्यार के साथ में, तमीज के साथ में, हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए। यहाँ पर याद रखना, मैं दोबारा बताऊँ, पास्ट परफेक्ट कोई ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इतना सा याद रखना है कि ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है, ये पास्ट का भी पास्ट होता है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से जान गए तो आपके पास ये टेंस जो है वो चुटकियों में आसान हो जाएगा। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट माने कि अगर जो 2 इवेंट होगी सेंटेंस में अंदर, पास्ट के अंदर, तो पहली जो इवेंट होगी वो पुरानी होगी, डेफिनेटली वो पुरानी होगी ना, क्योंकि वो पास्ट का भी पास्ट है, तो उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज कर दोगे और सामने वाले में पास्ट सिंपल का यूज कर दोगे। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया एग्जांपल देके। अब हम क्या करेंगे, कुछ इसके एग्जांपल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल करते हैं। मैंने लिखा ललित ये पहला सेंटेंस, कोशिश करो सोल्व करने की इसको। सेकंड बोलता हूं मैं, देखो 2 एग्जांपल है और मैंने आपको बार बार बोला कि मैं एग्जांपल पे यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। हमारा हर एक वीडियो डिपेंड रहेगा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर। किसके ऊपर? कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर। जैसे टेंस सारे पूरे हो जाएंगे, मैं हर एक टेंस के रिगार्डिंग जो है वो एक प्रैक्टिस शीट लेके आऊँगा, वहाँ पर हम लोग भर भर के क्या करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सारा फोकस लगाओ इन 2 सेंटेंसेस के ऊपर। तो शायद अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर ललित गो टू आगरा बिफोर आई कॉल्ड हिम। यहाँ पर सेंटेंस आया, बिफोर से कंजंक्शन बना मेरा, सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है पास्ट सिंपल। तो याद रखना, जब पास्ट सिंपल हो, कंजंक्शन हो बिफोर, तो उसके पहले वाले पार्ट में फर्स्ट स्लॉट के अंदर क्या नजर आएगा, पास्ट परफेक्ट नजर आएगा। पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, हैड को। हैड के साथ गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट, गो वेंट गोन। तो ललित हैड गॉन टू आगरा बिफोर आई कॉल्ड हिम। ललित आगरा जा चुका था बिफोर आई कॉल्ड हिम, मेरे कॉल करने से पहले। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी कौन सी हुई, पहले आपने कॉल किया कि वो ललित गया वहां पे आगरा, तो सीधी सी बात है ललित आगरा जा चुका था मेरे कॉल करने से पहले। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखिएगा। राहुल टेक माई नोटबुक बिफोर शी डिमांड इट। कुछ समझ में आ रहा है? एब्सोल्युटली बिफोर कंजंक्शन से पकड़ो यहाँ से, और यहाँ से समझ में आया कि सर बिफोर के आगे वाला सेंटेंस रहेगा पास्ट सिंपल में, इसके पहले वाला सेंटेंस रहेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो देखना, राहुल हैड टेकन माई नोटबुक, राहुल मेरी नोटबुक जो है वो ले चुका था, बिफोर शी डिमांडेड इट, बिफोर शी डिमांडेड इट, वो मांगती, वो डिमांड करती, उसके पहले ही राहुल मेरी नोटबुक ले चुका था, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, राहुल के साथ में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यू नो वेरी वेल, है ना। हैड की टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल आएगा, फॉर्मेशन में लिखा चुका हूं पीछे वीडियो के अंदर। तो शी के बाद में डिमांड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना इसकी होती है सेकंड फॉर्म डिमांड। क्या होती है, सॉरी डिमांडेड, क्या होती है, डिमांडेड। ओके, डिमांड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिमांडेड। तो उम्मीद करता हूं पास्ट परफेक्ट के रिगार्डिंग आपको छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात आपको बहुत इजी वे के अंदर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्सअप, इसको थम्सअप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग सी कहानी के साथ में और कुछ अलग सी वीडियोज़ के साथ में, कुछ अलग सी बातों को पढ़ते हुए। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ एंड टेक केयर। थैंक यू।